हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो है फंडामेंटल राइट्स का एक सब टॉपिक, जिसके अंदर आपका आता है राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशंस। मतलब कि जिसके खिलाफ आप कोई ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते जो कानूनी कार्रवाई के अगेंस्ट हो सकती हैं। ठीक है, हम उसको देखते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। पहले समझ लें कि कौन सी आर्टिकल से आती है इसके अंदर। तो आर्टिकल नंबर 23 और 24 इसके अंदर आती है। किसके अंदर? एक्सप्लॉयटेशन के अंदर आती है। ठीक है, क्या दिया हुआ है कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स। ओके, आप जो इंसान की तस्करी होती है, इंसानों को यहाँ से वहाँ ले जाना, उनको जाके फोर्सफुली लेबरिंग का काम करवाना किसी ऐसी जगह पे कि आप समझ सकते हो कि मैं किस बारे में बात कर चाहता हूँ, कि आप वो चीज़ें वहाँ पे करवाना, उनसे इनलीगल कामें करवाना, वो चीज़ आती है इसके अंदर अंतर्गत आती है कि आप उनसे वो चीज़ नहीं करवा सकते। दूसरी चीज़ आती है कि फोर्सफुली लेबर। अब ये चीज़ होती है ना, ये इंडिया के अंदर बहुत कॉमन है कि किसी भी इंसान को, किसी भी बच्चा खो जाता है, तो जब किसी ऐसे इंसान को मिलता है कि जो इस धंधे में ऑलरेडी है, ट्रैफिकिंग के धंधे में ऑलरेडी है, तो वो क्या करेगा? वो इंसान सिंपल सी बात करेगा, उस छोटे से बच्चे के हाथ पांव तोड़ के उसको ऐसी किसी अननोन जगह पे बोलेगा कि तू वहाँ जाके भीख मांग, कि जहाँ से बिलोंग नहीं करता होगा। राइट, मैंने बहुत बार देखा होता है कि दिल्ली जैसे बड़े शहरों के अंदर गुजराती कुछ बच्चे होते हैं, उनको मैं पहचान लेता हूँ कि ये इंसान या फिर ये जो छोटा लड़का है वो गुजराती है। क्यों? क्योंकि बोलने के एक्सेंट पर पता चल जाता है कहीं ना कहीं कि वो इंसान गुजराती है। ठीक है, वो छोटा बच्चा होता है तो उसे समझ में आ जाता है कि हाँ भाई, ये या तो खो चुका होगा और खोने के बाद उसको यहाँ लाया गया है और यहाँ पे इसको इसी तरीके से रखा गया है। मैं जैसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं जैसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। राइट, तो ये चीज़ मैंने देखी है, बट इनको रोकने के लिए इनका अधिनियम कहाँ दिया हुआ है? आर्टिकल नंबर 23 में दिया हुआ है। ठीक है, कि जहाँ पे आपको ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है उनको रोकना है। कोई फोर्सफुल लेबर्स करवा रहा है, ज़बरदस्ती का कोई लेबर काम करवा रहा है, किसी ऐसी जगह पे काम करवा रहा है, तो भी आपको रोकना है। ठीक है, आप उनसे वो चीज़ नहीं करवा सकते। उसका आता है आपका कि इनमें से ये दोनों प्रावधान आपके लाइफ टाइम रहेंगे। ठीक है, कभी भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप ये दोनों प्रावधान हमेशा रहने वाले हैं। बट इसमें एक अपवाद है। अपवाद ये है कि जब 23A लगता है ना, और 23A कब लगता है? जब नेशनल इमरजेंसी हो। कब लगती है? जब नेशनल इमरजेंसी हो। अगर आपने रिसेंटली एक मूवी आई है मतलब ये जो है भुज, अगर आपने वो मूवी देखी हो, उसमें आपने एक चीज़ देखी होगी कि 300 महिलाओं ने 3 दिन के अंदर एक रनवे बना दिया था। एक एयरपोर्ट का एक रनवे बना दिया जिसके अंदर प्लेन उतर सकते हैं, एक वो रनवे बना दिया। कितने महिलाओं ने? 300 महिलाओं ने 3 दिन के अंदर। जस्ट इमेजिन कि अगर उस टाइम पे नेशनल इमरजेंसी लगती है तो आपके पास से फोर्सफुली लेबर काम करवाया जा सकता है। ठीक है, बस शर्त ये होगी कि आप 14 साल से ऊपर होने चाहिए। याद रखना, किसके अंदर? 23A के अंतर्गत आपके पास से इमरजेंसी के दौरान फोर्सफुली लेबर वर्क करवाया जा सकता है। देश के काम के हित के लिए, देश के अगेंस्ट जाने के लिए किसी काम को नहीं दिया जाएगा, पर देश के काम के लिए आपसे फोर्सफुली लेबर वर्क करवा सकती है गवर्नमेंट। कब? नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे, आर्टिकल नंबर 23A के हिसाब से। ठीक है, भुज मूवी एक वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल मेरे को लग रहा है अभी, जिसके अंदर हमने देखा ये है कि अजय देवगन सर वहाँ जाते हैं, उनसे मदद मांगते हैं, बट अगर वो मदद नहीं मांगते, उस टाइम पे नेशनल इमरजेंसी लग जाती है, तो उन 300 महिलाओं के बदले अगर 600 महिला भी होती है, फिर 900 महिला भी होती है ना, उनको फोर्सफुली वो काम करना पड़ता। क्यों? क्योंकि वो उस टाइम पे देश के हित के लिए काम कर रहे हैं उस टाइम पे। क्लियर? यहाँ पे तीसरी जो चौथी चीज़ आती है आपकी, अब आती है आपकी आर्टिकल नंबर 24। ये किस बारे में है? कि प्रोहिबिशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, फॉर द चिल्ड्रंस। कहाँ पे होगा? कि ऐसी 14 साल से कम उम्र के बच्चे, कितने? 14 साल से कम उम्र का मतलब 13, 12, 11, 10, ये जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनसे आप फैक्ट्री में, माइंस के, या फिर कोई भी डेंजर जगह पे, डेंजर जगह मीन्स आपने वो बोर्ड देखा होगा, यहाँ पे खोपड़ी बनी होती है, यहाँ पे 2 हाथ बने होते हैं, यूँ देखे आपको नीचे लिखा होता है डेंजर। ऐसी सब जगहों पे आप उनसे काम नहीं करवा सकते, ना माइन में काम करवा सकते हैं, ना फैक्ट्रीज में काम करवा सकते हैं। ये वो जगह है कि जहाँ पे हाईली रिस्ट्रिक्टेड एरिया होते हैं बच्चों के लिए, कि भाई आप बच्चों को वहाँ ले जा भी सकते नहीं हो। ठीक है, पर आप ये बात करेंगे उनसे काम करवाने की, तो आपको वो प्रावधान दिया गया है कि आर्टिकल नंबर 24 के अंतर्गत हम उन बच्चों से काम नहीं करवा सकते। कहाँ पे? फैक्ट्री या माइन में, या फिर डेंजर जोन्स के अंदर। डेंजर जोन के अंदर हम उनसे काम नहीं करवा सकते हैं।
ठीक है, ये हो गया आपका राइट अगेंस्ट टू एक्सप्लोइटेशन, आर्टिकल नंबर 23 और 24। और 23A बहुत लिमिटेड लोगों को पता है, पर ये जानना ज़रूरी है कि नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे आप वो चीज़ कर सकती है, हमारा भारत देश उसके लिए बना हुआ है। प्रेसिडेंट वो जिसकी अनुमति देता है, याद रखना वो चीज़, ये बहुत कम लोगों को पता है, बट ये लक्ष्मीकांत में दिया हुआ हाईलाइट के रूप में दिया हुआ था, मेरे को लगा कि आपको बताना चाहिए, आपको पता होना चाहिए इस चीज़ को लेकर। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट चीज़ के ऊपर, जो है अपना राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियंस, जो कहाँ से कहाँ तक है, 25 से लेकर 28 तक। अभी हमने कहाँ तक देखा, राइट अगेंस्ट द एक्सप्रेशन, कहाँ से कहाँ तक है, 23 से 24 तक। उसके बाद आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियंस, धर्म के आधार पे ये जाति, धर्म के आधार पे आपको स्वतंत्रता कौन सी दी जाती है, आपको वो बताना है। तो वो कहाँ से कहाँ तक है, आपकी 25 से 28 तक है। पहले में क्या कहा गया है, आर्टिकल नंबर पहले में कहा गया है फ्रीडम ऑफ द कोवेंस। कोवेंस एक ऐसा वर्ड है जो आर्टिकल 25 के अंदर यूज़ करने के बाद उसको कहीं पे यूज़ फिर से नहीं किया गया है। कोवेंस का अर्थ अगर समझ लोगे ना तो आपको सारे आर्टिकल्स को समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले के आर्टिकल्स में क्या कहा गया था, बताया कि कोई भी इंसान किसी भी धर्म को पालन कर सकता है, अपना सकता है, कुछ भी कर सकता है। बट कोवेंस में ये कहा गया है कि आप उन धर्म को पालन करो ना करो वो आपका पर्सनल मुद्दा हो जाएगा। ठीक है, आप उनको पालन करना चाहते हो वो आपका पर्सनल मुद्दा है, आपको उनको अपनाना है वो आपका पर्सनल मुद्दा है। बट अगर आपको फोर्सफुली क्या करेगा तो वो मना कर दिया जाएगा कि वो आप उसके अंदर नहीं आएगा। दूसरी चीज़ कि अगर कोई इंसान है, आज अगर मैं हिंदू हूँ और मुझे मुसलमान की कुरान पढ़ना तो मैं उसको पढ़ सकता हूँ। अगर मेरा कोई दूसरा मुसलमान दोस्त है उसको भगवत गीता पढ़नी है तो वो पढ़ सकता है। बट कल उठ के अगर उस हिंदू को मेरे मुसलमान में आना हो या मुसलमान को हिंदू में जाना हो तो वो उसका पर्सनल मुद्दा होगा। उसके अंदर हिंदू या मुसलमान को कोई भी आर्टिकल उसको कोई रोक टोक नहीं करेगा। रोक टोक कहाँ करेगा कोई इंसान, जब उसका पर्सनल लॉ आ जाएगा। कब आ जाएगा, जब उसका पर्सनल लॉ आ जाएगा। जब पर्सनल लॉ आता है ना तो वो आता है आपका कोवेंस के अंदर, फ्रीडम के अंदर आ जाता है। कोई भी धर्म अपनाना हो, कुछ भी करना हो, बट आपका पर्सनल लॉ के हिसाब से आप कर सकते हो। अदरवाइज आपको आपका इजाज़त, आपका धर्म का आपको इजाज़त देता है तो आप करो, वरना मत करो। सिंपल सी बात है। समझ में आया कि पहले में ये दिखा हुआ कि फ्रीडम ऑफ द कॉन्वेंस मतलब किसी भी धर्म को जानना, पहचानना, उसके अंदर जाना, सीखना, सब कुछ करना, आपको सबकी छूट है। ठीक है, आपने देखा होगा कि मोस्ट जो मुसलमान लोग होते हैं वो हमारे हिंदू के मंदिर में आते हैं, हिंदू के जो बहुत सारे हिंदू होते हैं वो मुसलमान की दरगाह में जाते हैं। क्रिश्चियंस होते हैं, हम लोग वहाँ जाते हैं, वो लोग हमारे अंदर आते हैं, तो वो कोई भेदभाव नहीं होता। ठीक है, ये चीज़ इसमें छूट छाट दी गई कि आप बिंदास वो चीज़ कर सकते हो। दूसरी चीज़ कि अगर आप वहाँ जा रहे हो तो उसका 26 नंबर में क्या होता है कि मैनेज द रिलीजन अफेयर्स। ठीक है, आपको लगता है, आप जस्ट एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे जाऊँगा कि सपोज कि आपने XYZ नाम का एक धर्म बना दिया। ठीक है, XYZ नाम का धर्म बना दिया। अब आपको लगता है कि मुझे उससे अफेयर्स करने, अफेयर्स मतलब कि मेरे को अपनी अलग अलग ब्रांचेस में उसको अलग अलग विस्तार के अंदर मेरे को उसको फैलाना है, तो आप उसको फैला सकते हो। ठीक है, उसको स्प्रेड कर सकते हो अलग अलग जगह पे। दूसरी चीज़ कि अब आता है 27 नंबर, जहाँ पे लिखा है कि टैक्स में उसको कटौती मिल जाएगी। किस रीज़न से, क्योंकि भारत का बंधारण ये कहता है, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि अगर कोई भी इंसान किसी भी धर्म का स्थापन करता है, स्थापन करने के बाद उसको अफेयर्स करता है और लोग उसको अपनाते हैं और या फिर उसके अंदर डोनेशन डालते हैं तो वो टैक्स फ्री होगा। किस तरीके से मैं आपको समझाता हूँ कि जो ब्लैक मार्केट का धंधा चलता है ना वो यहाँ से चलता है। कैसे चलता है, क्या लगा मेरे पास है, हाँ 1 लाख रुपए। ठीक है, एक छोटी सी रकम दिखा रहा हूँ जिससे कि आप इजी समझ पाओगे। ठीक है, आज मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, तो अगर मैं लीगल तरीके से लेने जाऊंगा तो मुझे सरकार को कम से कम 45 से 40% का टैक्स देना पड़ेगा, या फिर जो उस टाइम में टैक्स चल रहा होगा, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, जो उस टाइम में टैक्स चल रहा होगा उस टाइम का मुझे टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, बट अगर मुझे वो टैक्स नहीं देना है तो मैं क्या करूँगा, तो मैं सिंपल सी बात है 1 लाख से में से अगर मुझे लगता है कि वो 1 लाख के ऊपर टैक्स लग सकता है तो मैं 1 लाख की संख्या को घटा के सीधा कितना कर दूंगा, 50,000। कितना कर दूंगा, 50,000। उससे क्या होगा कि उस पर टैक्स कम लगेगा और ये 50,000 जो है ना वो मैं रखूँगा अपने बैंक अकाउंट में, पर जो बाकी के 40,000 है ना, बाकी 50,000 है ना, उसको मैं क्या करूँगा, इस बनाए हुए ट्रस्ट के अंदर जो कौन सा XYZ नाम का धर्म था उसके अफेयर्स किए, मतलब उसकी रीजन बनाए हैं, और उसी अफेयर्स के दौरान मैंने ट्रस्ट किया था। क्या किया था, इस अफेयर्स को बनाने का मतलब होता है कि एक ट्रस्ट को क्रिएट करना। एक ट्रस्ट को मैंने क्रिएट किया, उस ट्रस्ट के अंदर ये 50,000 मैंने डाल दिए। ठीक है, अब होगा क्या पता, मैंने पुजारी से सेटिंग किया, उसको बोला कि भाई तू 10,000 रख ले, बाकी के 40,000 मेरे को दिखा दे, अपने जाली फर्जी बिल बना के दिखा दे।
तो वही करेगा। अब जिसके पास ऑलरेडी इतनी बड़ी संपत्ति होगी, उसके पास खुद की कंपनी होगी, तो वह पुजारी क्या करेगा, उस कंपनी के नाम पे कुछ चीज़ें इशू कर देगा, कुछ चीज़ें ले लेगा और ब्लैंक जो बिल्स होंगे वो उनको वहाँ सेंड कर देगा। तो 40,000 सीधे इसके अकाउंट में ट्रांसफर हो गए, 10,000 का फायदा ट्रस्ट का हो गया, उसके बन में सीधे सीधे उसने कितने किए, लाख रुपये उसके वाइट के वापस अकाउंट में आ गए। ये सिंपल ट्रिक होती है, पैसे वाइट करने की सिंपल ट्रिक ये होती है। जो मोस्ट ऑफ चीज़ यहाँ से शुरू होती है, कहाँ से, टैक्स फ्री से। अगर यहाँ पर टैक्स सरकार लगा दे तो जो टैक्स लगाने के बाद जितनी कटौती होगी, जितना पैसा ब्लैक से वाइट हो रहा है ना, वो नहीं हो पाएगा। ये ईजी वे है, सबसे ईजी वे है। फिर से समझना है तो कमेंट में लिख देना, मैं अलग से इसका पूरा टॉपिक बना दूंगा किस तरीके से पैसा वाइट से ब्लैक होता है, एकदम अच्छे समझाऊंगा, ठीक है। अगर आपको समझना को तो समझाऊंगा, वो आपका अलग टॉपिक हो रहेगा। अभी समझते हैं आपका 28 क्या कहता है। 28 आपको ये कहता है कि अगर कोई धर्म अपनी वर्कशिप, अपने इंस्टीट्यूट, अपनी वर्कशिप मतलब अपनी श्रद्धाओं और अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट को स्थापन करना चाहता है, मतलब यहाँ तक हमने क्या किया, मैंने अपना XYZ नाम का धर्म बनाया, उसके ऊपर ट्रस्ट बनाया, ट्रस्ट के ऊपर मैंने पैसा लेके आया। अब मुझे लगता है कि मेरे पैसे आने के बाद मुझे उन पैसों का कुछ अच्छे काम में उपयोग करना है, तो मैं अपने खुद के मंदिर बना सकता हूँ, ठीक है। मेरे जो अलग अलग जो कह सकते हैं ना कि मंडल टाइप की, भाई जो लोग वहाँ उनको आके उनको सपोर्ट करे, उस टाइप के छोटे छोटे एक गिरजाघर के रूप में उसको क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। दूसरी बात है कि मैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, एक ऐसे जो घर बना सकता हूँ, ऐसे में क्या कह सकते हैं, स्कूल वगैरह बनाऊंगा जहाँ के जिसके अंदर जो मेरा धर्म होगा, जो XYZ नाम का धर्म है, उसी के बारे में लोगों को सिखाऊंगा, ठीक है। आपने बहुत सारे ऐसे मुस्लिम या फिर हिंदू स्कूल देखे होंगे जिसके अंदर ऐसा होता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उस स्कूल के अंदर बाकी कुछ नहीं पढ़ा सकते, आप उसके अंदर वो हर चीज़ पढ़ा सकते हो। बट महत्व किस चीज़ का होगा कि किसी भी तरीके से हमारा धर्म किस तरीके से प्रमोट हो, किस तरीके से उसमें अच्छाई बातें हमको दिखाएंगे पब्लिक को, वो हम दिखाएंगे। इसका मतलब ये हो जाता है कि 28 के अंदर आपको ये छूट छाट मिल जाती है। समझ में आ गया क्या है, फिर से याद कर लो। 25 में क्या कहा गया कि कोई भी धर्म अपनाओ, कोई भी धर्म की स्थापना करो, कुछ भी करना करो, ठीक है। 26 में क्या कर दिया गया, उसके अफेयर्स मतलब मैं उसका ट्रस्ट खड़ा कर सकता हूँ। 27 में क्या कहा गया कि उस ट्रस्ट को मैंने खड़ा किया, उसके अंदर किसी ने लाके पैसे डाले, अब उस पैसे के ऊपर कोई टैक्स लगेगा नहीं, क्लियर। 28 में क्या किया कि जो पैसे डाले गए थे उन्हीं के ऊपर अगर मुझे उनको एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाने हैं, वर्कशिप करानी है, कुछ भी उनको धर्म कुछ भी करना है, मैं उन पैसों को यूज़ कर सकता हूँ, क्लियर। 25 से लेके 28 तक फ्रीडम टू रिलीजियंस। अब आ जाओ आपके यहाँ पे आता है राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन। क्या आता है, राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन कौन से आर्टिकल में, 29 और 30 के अंदर है। क्या क्या दिया हुआ है, इसके अंदर दो चीज़ दी गई है, कल्चर्स को बचाना, याद रखना, कल्चर, रिलीजन और कास्ट तीनों चीज़ें अलग होती हैं, ठीक है। रिलीजन, कास्ट और कल्चर तीनों चीज़ अलग है, तीनों को मिक्स मत करना कभी भी, ठीक है। कल्चर, एजुकेशन कौन से आर्टिकल में है, 29 और 30 के अंदर है। क्या क्या दिया हुआ है कि 29 के अंतर्गत जो माइनॉरिटीज है वो उस पर्टिकुलर जगह के अंदर अपने धर्म को प्रचार, अपने धर्म का कल्चर, अपने धर्म का एजुकेशन सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। किस तरीके से, मैं आपको सिंपल मुद्दा समझाता हूँ कि अगर आप किसी जगह पर रहते हो, ठीक है, आप रहते हो सपोज इट के जम्मू कश्मीर के अंदर, ठीक है, और जम्मू कश्मीर के अंदर आपके पता है कि 90% मुसलमान, चलो मान लिया, और 10% आपके हिंदू हैं, तो आप यहाँ पे माइनॉरिटी हुए। क्या हुए आप उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर क्या हुए, आपकी संख्या क्या हुई, माइनॉरिटीज़ में। तो आप क्या कर सकते हो, आप अपना कल्चर बचाने के लिए, आप अपना धर्म बचाने के लिए, आप अपना एजुकेशन जो लेवल है, आप अपने उस सब चीज़ों को बचाने के लिए आपको एक आर्टिकल के अंतर्गत आपको पावर मिलती है कि आप वो हर चीज़ कर सकते हो जो आपको वहाँ पे प्रोडक्शन के लिए चाहिए। जिस तरीके से आप अपना जिस तरीके से आप अपना समाज को बचा सकते हो, वो हर चीज़ आप कर सकते हो किसके अंतर्गत, आर्टिकल नंबर 29 के अंतर्गत, क्लियर। जरूरी नहीं है कि माइनॉरिटी का मतलब ये होगा कि पूरे देश में गिने हुए माइनॉरिटीज़ के अंतर्गत हम आपको जगह दे रहे हैं, नहीं, ये कहीं बार चेंज भी हो सकता है। सपोज इट कि अगर आप आसाम में रहते हो तो वहाँ पे कुछ लोग अलग होते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं। सपोज आप वेस्ट बंगाल में जाओ तो वहाँ पे अलग चीज़ें, वहाँ पर अलग चीज़ें होंगी। केरला में जाओ तो वहाँ पे माइनॉरिटीज़ अलग अलग होती है, हर स्टेट के हिसाब से जो माइनॉरिटीज़ होती हैं वो अलग अलग होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर माइनॉरिटी को लेके आप चलते जाओ। ये जब जैसे जैसे स्टेट्स अलग अलग स्टेट्स आएंगे वहाँ पे अलग अलग माइनॉरिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो याद रखना वो चीज़। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत, 29 के अंतर्गत।
अब आता है कि उन चीज़ों को करना क्या है। देखो मैंने को पहले बता दिया कि बचाना कुछ भी हो सकता है, तो उसके अंदर आता है आपका ये आर्टिकल नंबर 30, क्या है इस्टेब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एजुकेशन इंस्टीट्यूट। ठीक है, अब बचाने के लिए लोग अपना क्या कर सकते हैं, अपनी स्कूल वगैरह खोल दी, ठीक है, अपने गिरजाघर खोल दिए, या फिर अपने आगे मूव ऑन करने के लिए आगे बढ़ाने के लिए उन लोगों ने अलग अलग इंस्टीट्यूट, अलग अलग हिंदू समाज के कुछ स्कूल वगैरह बड़े बड़े खोल दिए, तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, वो लीगल तरीके से किया जाएगा। ठीक है, इसकी छूट छाट कौन देता है आपको, अभी इसकी छूट छाट दे रहा है आपको कल्चर एजुकेशन राइट, आर्टिकल नंबर 30। ओके, ये हो गया आपका यहाँ तक। अब मैंने आपको कल भी बताया था एक चीज़ कि जो प्रॉपर्टी का एक्ट है वो नाबूद किया गया है, तो फिर से उसको याद कर दे एक बार, क्या है प्रॉपर्टी का एक्ट 31 के अंदर दिया हुआ है। प्रॉपर्टी एक्ट जो निकाला गया किसके द्वारा, मोरारजी देसाई की सरकार द्वारा। कौन से अमेंडमेंट, तो अमेंडमेंट नंबर 44। कौन सा साल, तो 1978 का साल। मोरारजी देसाई की सरकार, पूरे साल में पूरे सरकार के दरमियान एकमात्र अच्छा काम प्रॉपर्टी एक्ट को निकालना। क्यों, देखो सिंपल सी बात है, हम सबको पता है कि जब तक इसको निकालते हैं, सपोज अगर ये आज भी होता, तो अगर ये आज भी होता ना, तो भारत का विकास कहीं ना कहीं एक जगह पे रुक जाता। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये आपका आता है फंडामेंटल राइट्स के अंदर। कहाँ पे आता है, और फंडामेंटल राइट्स को ना हम गिरा सकते हैं ना सरकार गिरा सकती है, इसको सिर्फ गिराने का पक्ष किसके हाथ में है, सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। और सुप्रीम कोर्ट भी आपके बचाने के लिए है, उनको तोड़ने या फिर उनको हटाने के लिए नहीं है, उनको बचाने के लिए है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को खाली इतनी पावर दी गई है। इसलिए पहली बात तो जब उनसे बात डिस्कस की गई कि भाई देश के विकास में ये प्रॉपर्टी एक्ट नड़ रहा है, देखिए प्रॉपर्टी एक्ट बहुत एक दुविधा पूर्वक खड़ा हो चुका है, इसको चेंज करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। तो उन लोगों ने दिमाग लगाया, उन लोगों ने क्या किया बताएं कि प्रॉपर्टी एक्ट को उठा के पहले तो 301 से निकाल दो, क्या बोला, सॉरी 31 से निकाल दो, और कहाँ रख दोगे इसको, इसको रख दो 301 में। 300 आर्टिकल उसका सब पार्ट 1 उसके अंदर डाल दो, तो अब ये क्या हो गया, अब ये हो गया कानूनी, क्या हो गया, कानूनी आर्टिकल हो गया अब ये, क्योंकि अब ये मूलभूत अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स थे वहां से निकाल दिया है। तो अब इसके ऊपर इंक्वायरी करना, फिर इसके अगेंस्ट जाना कोई भी कर सकता है, चाहे पार्लियामेंट करना चाहे तो पार्लियामेंट भी कर सकती है। समझिए आप लोग, अगर इसमें जो फंडामेंटल राइट्स जितनी आपकी दी हुई है 6 के 6, ठीक है, उन 6 को किसी भी तरीके से अगर एक को निकाल के कहीं और शिफ्ट कर दोगे ना, तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई मतलब कही जा सकती है। उसके अलावा भी उसके ऊपर पार्लियामेंट अपना कुछ भी रूल करके उसको चेंज कर सकती है। याद रखना, अगर कानूनी कार्रवाई करनी हो तो उनको पहले फंडामेंटल राइट से उसको निकालना पड़ेगा, निकालने के बाद उनको जो करना है वो कर सकती है, जिस तरीके से प्रॉपर्टी एक्ट में किया। प्रॉपर्टी एक्ट में क्या होता है, सिंपल सी बात है, क्या देखो यहाँ पे मैंने कभी समझाया था आपको, यहाँ मेरा घर, यहाँ पे मेरा हाईवे निकलने वाला है, यहाँ मेरा घर है, ठीक है, तो वो लोग अगर मेरे पास प्रॉपर्टी एक्ट होगा तो मेरा फंडामेंटल राइट है, मेरा मूलभूत अधिकार है, मेरी प्रॉपर्टी पे आप कुछ कर सकते नहीं हो, तो मैं सीधा जाऊँगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर, मैं बोल दूंगा कि भाई ये सब क्या हो रहा है, आपको रोड निकालना है तो मेरे घर के पास से निकालो, यूँ को निकाल लो, आप मेरे घर को तोड़ सकते नहीं हो। बट इन लोगों ने दिमाग लगाया, क्या किया, अगर अब मैं जाऊँगा तो अब क्या बोलेंगे वो लोग, अरे भाई इधर इधर बेटा, अब हमने उसको 301 में डाल दिया है, कहाँ डाल दिया, 300 काउंट्स में 1 वहाँ डाल दिया। अब वो हो चुका कानूनी अधिकार, जिसके ऊपर पार्लियामेंट भी चेंज कर सकता है, वहाँ पे तुम्हारी स्टेट गवर्नमेंट भी चेंज कर सकती है। तो होगा क्या कि जो मेरा घर है उसको तोड़ दिया जाएगा, और उसके सामने मुझे एक मुआवजे के रूप में जो उस टाइम पे मेरे उस टाइम की कीमत चल रही होगी, उस टाइम जो मार्केट की प्लेस की कीमत चल रही होगी, उस हिसाब से मुझे वहाँ का पैसा मुझे दिया जाएगा। समझे आप लोग, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर पैसा नहीं मिलता है, पैसा मिलता है, ठीक है। इससे पहले बहुत होता था, आज़ादी से पहले, सॉरी आज़ादी के बाद, या फिर कह लो कि जब 1919 शुरू होने से पहले, इसके पहले 97, 96, 95, 94, 92, 93, इनके पहले क्या होता था पता है कि सरकार जब किसी से कुछ ज़मीन हड़प रही है या फिर उनसे जो मांग रही है तो उनका मुआवजा उनको बहुत कम मिल रहा था। तो उस टाइम पे ज़मीन अधिनियम करके अधिनियम आए थे, उसके अंतर्गत ये कहा गया था कि उस टाइम पे उस सिचुएशन में उस राज्यों में या फिर उस एरिया, उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो ज़मीन का भाव चल रहा होगा, जो मकान का भाव चल रहा होगा, हर वो चीज़ तो सरकार को चाहिए, उसका मुआवजा सरकार पब्लिक फंड से नहीं देगी, पब्लिक फंड से तो जरूर दे सकती है, बट उस टाइम पे वो पब्लिक का ओपिनियन लेके देगी। अगर आपको लगता है कि उस ज़मीन का भाव, सरकार को लगता है कि 1 करोड़ है, बट
अगर वो इंसान चाहे तो कह सकता है कि नहीं भाई इस ज़मीन का भाव राइट नाउ हमारे यहाँ पे 10 करोड़ है। अगर वो 10 करोड़ में अमल हो जाता है तो उसको सरकार उसको 10 करोड़ देगी। सिंपल सी बात है ये, समझिए आप लोग। तो प्रॉपर्टी एक्ट का ये मतलब है। अब आते हैं आपका एक ऐसा आर्टिकल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके इसमें क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, ठीक है। वो है आपका आर्टिकल नंबर 32। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बन सकता है, पर मैं सोचा कि आपको मैं डिटेल में समझा सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। क्या था? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। इतना समझ लो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को बचाने के लिए हमने कोई दूसरी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को क्रिएट किया है, वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अगर ये चीज़ें हैं तो हमने इन सबको प्रोटेक्ट कर लिया है। जो हमने राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम, राइट टू रिलीजियंस, राइट टू कल्चर, एजुकेशन, ये जो हम हर चीज़ पढ़ते हुए आ रहे हैं, वो हर चीज़ का एक सहारा है, और वो क्या है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इससे हमने क्या कहा है? इसे बी आर अम्बेडकर ने ये कहा था कि ये बंधारण की आत्मा है। और एक चीज़ कही थी, क्या कही थी? बंधारण का दिल है, हृदय, दिल कह सकते हैं, ठीक है। ये दो चीज़ कही गई थी। किसने? बी आर अम्बेडकर ने कही थी, ओके। उसमें दिया क्या हुआ? उसमें दी हुई रीट्स, क्या दी हुई है? रीट्स दी हुई है। रीट्स का मतलब क्या होता है? ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट। कहाँ से ऑर्डर आएगा आपका बेटा? ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आएगा कि भाई आपको क्लासेस बंद करने हैं तो करने हैं, नहीं करने तो नहीं करने हैं। सीधा सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर, समझ गए? ये होता है आपका रीट्स। रीट कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। कितने? याद रखना, रीट्स कितने प्रकार की होती है? तो 5 प्रकार की रीट्स होती है। क्लियर? पहली होती है आपकी हैबी कॉर्पस। इसमें क्या होता है आपको? टू हैव द बॉडी। क्या है? टू हैव द बॉडी। इसके अंतर्गत क्या होता है कि किसी भी आरोपी को, किसी भी इंसान को 24 घंटे तक रखा जा सकता है। बट अगर 24 घंटे के ऊपर हो जाए तो उसका वकील हैबी कॉर्पस के आर्टिकल, हैबी कॉर्पस को लगा के, हैबी कॉर्पस राइट्स को लगा के सुप्रीम कोर्ट में जाके उस इंसान को बाहर निकाल लेगा। अगर 24 घंटे से ऊपर हो गया तो। अगर 24 घंटे के अंदर है तो मैंने आपको पहले बताया था, कल भी एक लेक्चर बता दिया मैंने आर्टिकल नंबर 21 के बारे में आपको मैंने बताया था पूरा कि कौन से हिसाब से हम उसको अंडर अरेस्ट कर सकते हैं, राइट। तो हमने पढ़ा हुआ, आई थिंक सो, ओके। बट अगर 24 आवर्स के ऊपर हो जाए तो क्या हुआ? तो उसमें दिया हुआ है हैबी कॉर्पस लगा के, हैबी कॉर्पस राइट्स लगा के आप उनसे इंसान को बाहर निकाल सकते हो। अब आता है कि मैंडेमेंट्स। क्या आता है? मैंडेमेंट्स। उसमें क्या हुआ है? वी कमांड। कमांड कौन करेगा? कोर्ट कमांड करेगा। किस रीजन से कमांड करेगा? तो इसको समझने के लिए आप है ना अभी राइट नो जो कोरोना की सिचुएशन है उसको याद करते हैं, ठीक है। किस तरीके से? इस तरीके से कि सपोज इट सिविल हॉस्पिटल है, याद रखना ये लगेगा सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे। किस पर लगेगा? वी कमांड सिर्फ और सिर्फ लगेगा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के ऊपर ही, सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर। ये प्राइवेट सेक्टर में काम नहीं करेगा वी कमांड। क्लियर? अगर सिविल हॉस्पिटल है, उसके अंदर कोई सरकारी डॉक्टर है, एसडी मतलब सरकारी डॉक्टर, समझना कि सरकारी डॉक्टर है, ओके। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मेरे पास एक पेशेंट है। उस पेशेंट को बहुत ज़्यादा लगी हुई है और वो मरने के बहुत करीब कगार के ऊपर है, ठीक है। और मैं इस डॉक्टर को देख रहा हूँ कि यहाँ पे वो सो रहा है। तो मैं जाके अगर उसका वीडियो बना लूँगा ना तो, और वीडियो बनाने के तुरंत बाद मैं तुरंत चला जाऊँगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। किस रीज़न से? मैंडेमेंट्स के रीज़न से चला जाऊँगा। मैंडेमेंट्स राइट में दिखाऊँगा उसको कि सुप्रीम कोर्ट मेरे को इजाज़त दो, ये इंसान तुम्हारा सरकारी इंसान है जो कि ये इंसान कर रहा है, तो वो सही कर रहा है गलत कर रहा है मुझे बताओ। तो वो लोग उसको कमांड देंगे, ठीक है। क्या करेंगे? सिर्फ एक कमांड देंगे, ओके। बट ये इंडिया के अंदर 2 इंसान पर लागू नहीं पड़ता है। कौन कौन? एक तो प्रेसिडेंट, एक गवर्नर। इन दोनों पर लागू नहीं पड़ता है। सिर्फ कब तक? जब तक उनका टाइम पीरियड चल रहा है 5 साल, तब तक लागू नहीं पड़ता है। 5 साल के बाद तो उनको भी लागू पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। अब आता है कि यहाँ तक हो गया। अब इनको जो चेकिंग करने आएगा ना, इनकी चेकिंग प्रोसेस, उसे हम क्या कहेंगे? को वारंटो। क्या कहेंगे? को वारंटो। किस रीज़न से? रीज़न ये होता है कि अगर ये मुझे लगता है, अगर सरकार को लगता है या फिर ये किसी मुझे लगता है कि ये डुप्लीकेट डॉक्टर है,
क्या है, डुप्लीकेट डॉक्टर है। तो डुप्लीकेट डॉक्टर को चेकिंग करने की सत्ता किसकी होगी, को वारंटो की होगी। एक रीट होगी, कौन सी होगी, एक रीट होगी को वारंटो, जिसके अंतर्गत वो इंसान के ऊपर मुकदमा चल सकता है कि भाई अगर तू सच्चा है, तो अगर डॉक्टर बना है, अगर तो गवर्नमेंट डॉक्टर बना है तो ठीक है। तो जो पूरा जो मेन स्ट्रीम होगी, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जहाँ से पूरी डॉक्टर की लाइन, जहाँ से फॉर्म भरे जाते हैं, किस जगह से उसने फॉर्म भरा, कब फॉर्म भरा, कितना फीस का चलन था, फिर भरने के बाद उसने कौन से एग्जाम दी, एग्जाम में कितने मार्क्स आए, कहाँ पे उसका इंटरव्यू था, कहाँ पे उसने हॉस्टल ली, कहाँ पे उसने कितने साल मार्क्स किए, कितने सेमेस्टर पास आउट किए, सेमेस्टर लेने के बाद उसने कौन से एग्जाम फिर से दी, गवर्नमेंट की एग्जाम, और गवर्नमेंट एग्जाम पास करने के बाद उसमें कितने मार्क्स थे, मेरिट लिस्ट में उसका कौन सा रैंक आया था, उसकी पहली पोस्टिंग कहाँ थी, पहले उसकी सैलरी कब आई थी, वो हर वो चीज़ चेकिंग करने के बाद अगर उनको लगता है कि ये सब गलत है, तो हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की रीट के अनुसार उस इंसान को वहीं पे निकाल दिया जाएगा, और निकालने के बाद उससे पूरा का पूरा जितना उसने अभी तक खर्चा किया है, सपोज कि अगर वो 7 साल से अगर उस नौकरी को कर रहा है, तो हर महीने 50,000 के हिसाब से, मतलब जो उसका पगार वगैरह, उसको जो सैलरी होगी उस हिसाब से उसको सारे के सारे पैसे सरकार को वापस लौटाने पड़ेंगे कंपलसरी। क्लियर, ये हो गया आपका को वारंटो। अब हो गया है प्रोहिबिशन। अब प्रोहिबिशन में क्या होता है, यही डॉक्टर है, ठीक है, यही डॉक्टर है, को वारंटो के दरमियान ये साबित नहीं हो पाता है, को वारंटो के दरमियान ये साबित हो जाता है कि ये डॉक्टर फेक है, तो अब फेक गिना लिया गया, और सरकार ने कह दिया कि नहीं भाई, अब तूने इतना बड़ा अभिमान किया, यहाँ पे आदमी मर रहा था, तूने उसको बचाया नहीं, तूने उसकी जान से खेलने की कोशिश की है, तेरे को 7 साल की उम्र कैद दिया, मतलब 7 साल की कैद दिया दी जा, ठीक है, 7 साल की कैद दिया दी। तो अब उसके पास एक ऑप्शन है कि वो हाई कोर्ट में जब ऑर्डर उसको दिया गया ना, जब हाई कोर्ट ने उसको कह दिया कि भाई ये जो हो चुका है, ये हो चुका है, वो करना ही करना है। अब सपोज कि अगर हाई कोर्ट के अंदर आ गया, ठीक है, सिंपल समझो कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको ऐलान कर दिया कि भाई तू ये कर रहा है, बट उसके पास एक मौका हो सकता है, किस आधार पे, प्रोहिबिशन के आधार पे, जिसके आधार पे वो स्टे ला सकता है, जिसके आधार पे वो स्टॉप ला सकता है। किस चीज़ के लिए, कि मुझे थोड़ा टाइम दो, ठीक है, कि मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं उस दरमियान में अपने को प्रूफ कर सकता हूं कि मैं गलत नहीं हूं, ठीक है। तो प्रोहिबिशन के हिसाब से वहां पे एक स्टे ला सकता है। क्या लाएगा, स्टे लाएगा, समझ गए आप लोग। आपका लास्ट आता है, आपका क्या चीज आती है, कॉन्क्रेशन। कॉन्क्रेशन क्या होता है पता है आपको, कॉन्क्रेशन में आपको सिंपल एग्जाम्पल बताता हूं कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किस तरीके से काम करेगी ना, उसमें वो बताया गया है। सबसे पहले क्या आती है आपकी, सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे कौन सी आती है आपकी, हाई कोर्ट, और उसके नीचे कौन सी कोर्ट आती है आपकी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। क्लियर, आपका मुकदमा यहाँ चल रहा है, आपने जो इसने कोई निर्णय सुना दिया, आपको लगता है कि वो निर्णय सही नहीं है, तो आप कहाँ जाओगे, हाई कोर्ट जाओगे। हाई कोर्ट ने निर्णय सुनाया, आपको लगता है कि वो सही नहीं है, तो आप कहाँ जाओगे, एक लास्ट में कहाँ जाओगे, सुप्रीम कोर्ट के पास। आपको लगता है कि इसका निर्णय भी सही नहीं है, तो इसके ऊपर तो कोई है ही नहीं साहब, ठीक है, इसके ऊपर खाली एक प्रावधान दिया हुआ, कौन सा, कि प्रेसिडेंट चाहे तो सजा को माफ कर सकता है, ठीक है, प्रेसिडेंट चाहे तो सजा को माफ कर सकता है, अदरवाइज कोई माफ आपको करने वाला नहीं है। क्लियर, ये हो गया आपके पांचों के पांचों रीट्स, ठीक है। ये हो गया आपका प्रॉपर्टी एक्ट, ये हो गया आपका कल्चर एजुकेशन एक्ट, ये हो गया राइट टू फ्रीडम, ये हो गया आपका एम्प्लॉयमेंट वाला, ठीक है, जिसके अंदर आपको एक्सप्लोशन नहीं करना है किसी का भी। क्लियर, तो ये होता है आपका यहाँ पे एक चीज़ पूरा ख़त्म। इसके बाद अपने रहेंगे सिर्फ और सिर्फ 32 के बाद 33, 34, 35 और 35 के बाद आपका हो जाएगा फंडामेंटल राइट्स खत्म। मतलब कल आपका लेक्चर होगा पार्ट 3, जिसके अंदर मैं फंडामेंटल राइट्स को खत्म कर दूंगा। क्लियर, आई होप कि आपको पूरा समझ में आया होगा आज। मैं आशा करता हूँ कि इसमें कोई डाउट वगैरह होंगे तो आपके सॉल्व हो चुके होंगे। सॉल्व ना हुए हो तो कमेंट बॉक्स में पूछने, फिर मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो आप लोग, मैं उससे बात आपको कर सकता हूँ, आपको उसमें रिप्लाई दूंगा। आपको जो कोई डाउट होगा मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।